वेलकम एवरीवन। आज हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड का आखिरी पार्ट जो कि पार्ट 5 है उसको कंप्लीट करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे रिसर्च रिपोर्ट फॉर्मेट, डिसर्टेशन एंड थीसिस, टाइप्स ऑफ फुटनोट्स, शोधगंगा, शोध गंगोत्री, यूज ऑफ आईसीटी इन रिसर्च और रिसर्च एथिक्स के बारे में देखेंगे। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे रिसर्च रिपोर्ट फॉर्मेट। तो इससे पहले के चैप्टर्स में हम लोग ने रिसर्च के बारे में सब देख लिया था कि हाइपोथेसिस कैसे बनाते, डाटा कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन कैसे सब कुछ होता है। अब फाइनल हम लोग देखेंगे कि रिपोर्ट कैसे बनाया जाता है इन रिसर्च रिपोर्ट फॉर्मेट। तो सबसे पहले आपका टाइटल पेज होता है। तो किसी भी जो रिसर्च होते हैं उसमें सबसे पहले आपका टाइटल पेज होता है, जिसमें आपका टाइटल होता है, जो भी उस रिपोर्ट का टाइटल, ऑथर और डेट रहता है कि रिपोर्ट किस टाइम पे बना हुआ है। तो ये रहता है आपके टाइटल पेज में। फिर रहता है आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स वो है जो दिखाता है हम लोग को कि रिपोर्ट में आपका क्या क्या इंक्लूडेड है। फिर आते हैं लिस्ट ऑफ टेबल्स पे। लिस्ट ऑफ टेबल्स में जैसे अगर मान लीजिए आपके रिसर्च के रिपोर्ट में कोई टेबल्स बने हुए जिसमें डाटा लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए यूपीएससी की जो लोग तैयारी करते हैं वो लोग आपके पॉलिटी के लिए किताब का यूज करते हैं, इसका नाम है आपका लक्ष्मीकांत। तो लक्ष्मीकांत की किताब में आपका टेबल्स दिए हुए हैं कि आपके फंडामेंटल राइट्स क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द सोसाइटी क्या है, इन सब के टेबल्स बने हुए हैं। तो ये सब टेबल्स जहाँ पर रहता है कि कितने नंबर पे कौन सा टेबल है, कौन से पेज पे है, वो क्या दिखा रहा है, इसी को कहा जाता है आपका लिस्ट ऑफ टेबल्स। फिर आता है आपका लिस्ट ऑफ फिगर्स। जैसे कि आपको फिजिक्स में अगर देखेंगे तो फिजिक्स में बहुत सारे डायग्राम्स बनाए जाते हैं। यही डायग्राम्स के बारे में दिया हुआ रहता है कि कौन सा डायग्राम कौन से पेज में है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है और डायग्राम का मेन पॉइंट क्या है। ये होता है आपका लिस्ट ऑफ फिगर्स। फिर आता है आपका एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट में आप थैंक यू बोलते हो जिसने भी आपको हेल्प किया है या फिर जिससे भी आप इंस्पायर हुए हो। बहुत सारे रिसर्चर जो है वो अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलते हैं। तो यही रहता है आपके एक्नॉलेजमेंट में। फिर स्टार्ट होता है रिसर्च का मेन से। आपका जो रिसर्च मेनली लिखा हुआ रहता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें सबसे पहले आपका रहता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप रिसर्च का क्या टॉपिक है, आपने ये रिसर्च का टॉपिक क्यों चूज किया और ये रिसर्च का हाइपोथेसिस आपने क्यों बनाया था, ये सब लिखा हुआ रहता है। फिर रहता है आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में ये लिखा रहता है कि आपने जो रिसर्च किया उसमें आपने किस किस किताब से पढ़ा था, कौन कौन से लिटरेचर से हेल्प लिया था, खुद क्या रिसर्च किया था, ये सब थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क रहता है। फिर आता है रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन में मेनली हम लोग का रहता है कि हम लोग ने डाटा कलेक्शन कैसे किया था, डाटा कलेक्शन में कहाँ कहाँ जाना पड़ा था, ये सब रहता है। ये मेनली इसलिए रहता है रिसर्च डिजाइन, ताकि मान लीजिए कोई और अगर आपका रिसर्च डुप्लीकेट करना चाहिए, मतलब अपने लिए वो देखना चाहता है, तो उसे पता हो कि ये रिसर्च कैसे करता है। मान लीजिए इंडिया में किसी ने रिसर्च किया है कि जंगल जब काटा जाता है, जंगल को काटने से आपके जो जानवर है वो कम हो जाता है। हम मानिए ये जो रिसर्च है इसको अफ्रीका में किसी बंदे ने पढ़ा है, तो अफ्रीका में जो बंदा देखेगा इस रिसर्च को वो सोचेगा क्या ये रिसर्च सही है और क्या ये हर जगह हो सकता है। तो सबसे पहले वो देखेगा रिसर्च डिजाइन, मतलब इंडिया में जिसने भी ये रिसर्च किया और इस चीज को प्रूव किया उसने किस हिसाब से इस चीज को प्रूव किया, फिर वही सेम प्रोसेस फॉलो करेगा आपका अफ्रीका का रिसर्चर और देखेगा ये रिसर्च हो सकता है कि नहीं। तो उसी लिए दिया जाता है आपका रिसर्च डिजाइन कि आपने रिसर्च को कैसे अप्रोच किया है। उसके बाद रहता है डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में क्या रहता है, मान लीजिए आपने डाटा को कलेक्ट किया, मान लीजिए जितने लोकल लोग हैं
उनसे अपने डाटा को कलेक्ट किया है, और डाटा को कलेक्ट करने के बाद मान लीजिए 100 लोगों से आपने पूछा कि जंगल काटने से जानवरों पे इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है, तो उनमें से 30 लोगों ने कहा कि कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, और 60 लोगों ने कहा 60 लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल इसका इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर 70 मान लीजिए, 70 30 100 हो जाएगा। तो 70 लोगों ने कहा इफेक्ट पड़ता है और 60 लोगों ने कहा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये डाटा एनालिसिस से आपको क्या पता चलेगा, अब फाइनली क्या लिख पाओगे कि विलेजर्स जो है, विलेजर्स वहाँ के लोकल विलेजर्स वो कह रहे हैं कि इफेक्ट आपका पड़ता है। तो यही है आपका डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। तो डाटा कलेक्शन के बाद आप क्या समझते हो। फिर आता है समरी एंड कंक्लूजन। समरी एंड कंक्लूजन में मान लीजिए अपने विलेजर्स का ओपिनियन लिया, फिर जंगल के जो लोकल गार्ड होते हैं उनका ओपिनियन लिया, फिर आपके जो फॉरेस्ट गार्ड होते हैं उनका ओपिनियन लिया, फॉरेस्ट ऑफिसर, आप रिसर्च में जिनका भी ओपिनियन लेना चाहो सबका ओपिनियन लिया, और फाइनली आपने ये समझा कि हाँ जंगल काटने से आपके जानवरों पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये होता है आपका कंक्लूजन। फिर आता है आपका आखिर में रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है रिसर्च का। रिसर्च हम लोग किस लिए करते हैं, ताकि हम लोग लास्ट में दे पाए रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन में आप लोग कैसे दे सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आपने रिकमेंडेशन दे दिया कि अगर जंगली जानवर को बचाना है तो जंगल काटना हमें बंद करना होगा, कि जंगल हम लोग को काटना बंद करना होगा तब जंगली जानवर बच पाएंगे। तो ये हो गया आपका रिकमेंडेशन। फिर आता है सजेशन फॉर फर्दर रिसर्च। सजेशन फॉर फर्दर रिसर्च, ऐसे भी कुछ टॉपिक्स होते हैं जो एक रिसर्च से दूसरी रिसर्च के तरफ हम लोग को प्रमोट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पीठ में बहुत ज्यादा दर्द है, आपके बैक पेन है, तो इसका जब रिसर्च किया गया तब ये मिला रिसर्च करके, क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते, जिम नहीं जाते, इसलिए हमारे पीठ में जो है वो दर्द है। तो आप देख रहे हैं कि एक रिसर्च है जो कि बैक पेन का रिसर्च था, मतलब क्यों होता है, वहां से ये पता चल गया कि एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन रह गया कि एक्सरसाइज क्यों नहीं करते हैं। तो इसका बहुत सारा आंसर हो सकता है कि हम लोग को टाइम नहीं मिलता, हम लोग लेजी है, या फिर हम लोग को कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज करने से मना किया गया डॉक्टर्स के द्वारा। तो यही है आपका सजेशन फॉर फर्दर रिसर्च। मतलब ऐसे बहुत सारे रिसर्च होते हैं जिससे फर्दर आपको दूसरा कोई रिसर्च करना पड़ता है। फिर आखिर में आता है आपका लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस। लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस में क्या होता है, इसमें हम लोग देखते हैं कि दूसरे जो किताब है उनके बारे में लिखते हैं कि हम लोग ने इस किताब से ये पोर्शन लिखा था और इस किताब से हम लोग को ये पोर्शन समझ में आया था। तो इसको कहा जाता है आपका लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस। इसके बाद देखेंगे हम थीसिस के बारे में। तो थीसिस क्या होता है, आप लोग जब नेट का एग्जाम दे दोगे और आप जीआरएफ क्रैक कर लोगे, उसके बाद आप कॉलेज में एडमिशन लोगे। कॉलेज में एडमिशन क्यों लोगे, ताकि आप लोग को पीएचडी डिग्री मिल पाए। तो ये पीएचडी डिग्री मिलने से पहले हम लोग को लिखना पड़ता है एक थीसिस। थीसिस लिखने के बाद हम लोग को ये पीएचडी डिग्री जो है वो दिया जाता है। तो थीसिस क्या है, थीसिस है फॉर डॉक्टरेट डिग्री। जैसा कि आपको पता ही है कि पीएचडी आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपके नाम में ऐड होगा डॉक्टर। तो दिस इज फॉर द डॉक्टरेट डिग्री। इसमें आपका प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा दोनों आपका कलेक्ट करना पड़ता है। प्राइमरी डेटा क्या होता है, प्राइमरी डेटा होता है आपका डायरेक्ट डेटा, जो आप डायरेक्टली रिसीव करते हो। जैसे कि मैंने पहले एग्जाम्पल बताया था कि आप लोकल लोगों से बात करते हो, फिर जो लोकल गार्ड्स होते हैं उनके सर्विस लेते हो, उनसे इंटरव्यू करते हो। तो ये डायरेक्टली आप कोई जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो तब उससे कहा जाता है आपका डायरेक्ट डाटा। और सेकेंडरी डाटा क्या हो गया, सेकेंडरी डाटा है आपका इनडायरेक्ट डाटा। जैसे सेकेंडरी डाटा में कैसा आ गया, जैसे आप टीवी देखते हो, रेडियो सुनते हो, या फिर मैगजीन से पढ़ते हो। जैसे कि एक बहुत फेमस मैगजीन है सेकेंडरी डाटा के लिए, वो है आपका
प्रतियोगिता प्रतियोगिता दर्पण। तो प्रतियोगिता दर्पण में क्या होता है, आपका जनरल नॉलेज के बारे में बहुत सारा चीज दिया हुआ रहता है। तो इसके बारे में आप जब नॉलेज गेन करते हो प्रतियोगिता दर्पण से या फिर किसी और मीडियम से, तो उसे कहा जाता है आपका सेकेंडरी डाटा, कि आप सेकेंडरी कोई डाटा से नॉलेज क्रिएट कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो, तो वो है आपका सेकेंडरी डाटा। और ये जो रिसर्च होता है, ये आपका रिसर्च काफी लॉन्ग होता है, ये आपका रिसर्च काफी लॉन्ग होता है। क्योंकि पहले देखिए, आप कोई टॉपिक बनाते हो कि किस पे आप रिसर्च करोगे, फिर आप उसका हाइपोथेसिस बनाते हो, हाइपोथेसिस बनाने के बाद आप डाटा कलेक्शन करते हो, डाटा कलेक्शन के बाद कैसे उसका डाटा इंटरप्रिटेशन करना है, कंक्लूजन निकालना है, वो देखते हो, फिर उसको प्रेजेंट करते हो। तो ये काफी एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, ये काफी एक लॉन्ग प्रोसेस होता है आपका एक थीसिस लिखने में। उसके बाद दिया हुआ है इसमें आपका नॉलेज रहना पड़ता है, कंप्लीट नॉलेज ऑफ द टॉपिक। जैसा कि आपको पता है, जब आप लोग जूनियर रिसर्च फेलोशिप में अचीव करोगे, तब आप लोग को ये जो थीसिस लिखना होगा उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज रखना होगा, तभी जाके आप लोग को प्रमोट किया जाएगा कॉलेजेस में और फाइनली आपको पीएचडी डिग्री दिया जाएगा। जब आप सबसे पहले एंटर करोगे, तब आप एंटर करोगे जूनियर रिसर्च फेलोशिप से, फिर आप जाओगे सीनियर रिसर्च फेलोशिप। तो ये जो फेलोशिप आपको दिया जा रहा है और गवर्नमेंट के तरफ से आपको पैसा मिल रहा है, ये इसलिए मिल रहा है कि किसी टॉपिक के ऊपर आपको गहरा नॉलेज है, आप उस टॉपिक के बारे में अच्छे तरीके से जानते हो, इसलिए आपको रिसर्च फेलो बताया जाता है और आखिर में आपको पीएचडी डिग्री दिया जाता है। इसके बाद आपके नाम में एक डॉक्टर ऐड होता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा रेस्पेक्टेबल चीज़ है, इसलिए आपको जिस भी टॉपिक में आप रिसर्च करो उसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज रहना होगा। उसके बाद आता है एडिशन टू एग्जिस्टिंग नॉलेज। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम लोग जब डाटा कलेक्टर सेकेंडरी डाटा, उसके बाद हम लोग एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, एक हाइपोथेसिस बनाते हैं जो कि आपका सही हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। जैसे कि हम लोग ने पहले एग्जाम्पल देखा था कि जंगल काटने से, जंगल जब काट दिया जाता है तब आपके एनिमल्स जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर जो हाइपोथेसिस बनाते हैं और इस हाइपोथेसिस पे रिसर्च करते हैं, कोई एक न्यू इन्फॉर्मेशन कि जंगल काटने से वाइल्ड एनिमल्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कोई एक न्यू इन्फॉर्मेशन हम वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट करते हैं, तो इसे कहा जाता है आपका थीसिस। इसके बाद देखेंगे डिसर्टेशन के बारे में। डिसर्टेशन अगर बात की जाए तो ये पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के लिए है और द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, जैसे कि मान लीजिए कोई एमएससी करना चाहता है, कोई एमफिल करना चाहता है, तो उसके लिए जो लिखना पड़ता है वो होता है आपका डिसर्टेशन। जैसे कि आप डॉक्टरेट करना चाहते हो तो थीसिस लिखना होगा, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री पाना चाहते हो तो आपको लिखना होगा डिसर्टेशन। इसमें जो होता है आपका सब सेकेंडरी डाटा होता है, आपको खुद कोई डाटा कलेक्ट नहीं करना पड़ता है, पर जो डाटा पहले से आपका प्रेजेंट रहता है, उसी डाटा के बारे में आप पढ़ते हो और कोई काम करते हो, तो इससे कहा जाता है आपका डिसर्टेशन। फिर डिसर्टेशन जो होता है ये काफी आपके साइज में छोटा होता है, मतलब आप समझ ही सकते हो, खुद आपको डाटा नहीं कलेक्ट करना है, कोई हाइपोथेसिस नहीं बनाना है, तो आपका काम जो है बहुत आसान हो जाता है। तो ये जो डिसर्टेशन लिखना होता है ये काफी शॉर्ट होता है कंपेयर टू आपका थीसिस। फिर यहाँ पर आपका डिसेंट नॉलेज ऑफ टॉपिक रहना पड़ता है। तो आप जब खुद से रिसर्च नहीं करते तो खाली एक ऊपर ऊपर से आपको एक नॉलेज रहना पड़ता है, क्योंकि आप सेकेंडरी डाटा कलेक्ट कर रहे हो और आपका जितना नॉलेज है डिपेंड्स अपॉन दैट सेकेंडरी डाटा। तो आप खुद से चेक नहीं कर रहे हो कि वो नॉलेज जो है सही है कि नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ एक डिसेंट नॉलेज देखा जाता है कि टॉपिक के बारे में आपको डिसेंट नॉलेज है कि नहीं। और आखिरी पॉइंट है, यहाँ पर कोई एडिशन नहीं होता है एग्जिस्टिंग नॉलेज के।
तो ये पॉइंट आप यहीं से देख सकते हैं कि सेकेंडरी डाटा जो नॉलेज पहले से दिया हुआ है उसी के बारे में पढ़ के आप कुछ चीज लिख रहे हो, तो आप खुद से तो कोई नॉलेज इन्वेंट नहीं कर रहे हो या फिर डिस्कवर नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर आपका कोई एडिशन नहीं होता टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज। फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ फुटनोट्स। अब टाइप्स ऑफ फुटनोट्स समझने से पहले समझते हैं आपका फुटनोट क्या होता है। फुटनोट का मतलब क्या होता है, कोई भी सेंटेंस के बाद, मतलब कोई भी वर्ड या फिर सेंटेंस के बाद आप देखेंगे अगर गूगल यूज करते हैं तो छोटे करके 1 लिखा रहता है, 2 लिखा रहता है, इन्हें कहा जाता है आपका फुटनोट्स। अब फुटनोट्स 4 प्रकार के होते हैं मेनली। पहला है आपका इबिड। इबिड का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए 1 नंबर जो फुटनोट है आप उस पर क्लिक करोगे तो वो आएगा आपका इबिड। इबिड का मतलब क्या होता है, आपका सेम ऑथर एंड बुक। यहाँ पर मान लीजिए मैंने जो एग्जाम्पल दिया था कि जंगल कटने से आपके जो जंगली जानवर है आपके कम हो जाते हैं, तो इसके नीचे मैं लिख सकता हूँ इबिड या फिर 1 नंबर दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये पहले ही समझाया था और आप पहले इसको पढ़ के समझ सकते हो। तो जब इबिड लिखा रहता है तब आपका सेम ऑथर होता है और सेम बुक से ही आपका डिराइव किया जाता है इसको। फिर होता है op.cit. इसका मतलब होता है वर्क बाय द सेम ऑथर। वर्क बाय द सेम ऑथर का मतलब क्या होता है, मैं मान लीजिए आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में यहाँ पर समझाता हूँ। प्रोबेबिलिटी क्या होता है इसके बारे में आपको कोई आइडिया देता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी के नीचे मैं क्या दे दूंगा, प्रोबेबिलिटी के मैं नीचे लिख दूंगा op.cit। ये क्यों लिखूंगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है ये टॉपिक मैंने पहले ही पढ़वा दिया था, जो कि आपके रिसर्च टॉपिक में ही है, रिसर्च टॉपिक पार्ट 3। तो इस बुक में तो नहीं है या फिर इस पीपीटी में नहीं है, पर सेम चीज में आपका रिसर्च में ही है जो कि आपके पार्ट 3 में है। तो इसे कहा जाएगा op.cit, वर्क बाय द सेम ऑथर बट नॉट इन द सेम बुक या फिर नॉट इन द सेम प्रेजेंटेशन बट इन अदर पार्ट्स। अब तीसरा देखेंगे loc.cit. इसका मतलब क्या होता है, ये रेफर करता है टू द टाइटल एंड पेज नंबर फॉर अ गिवन वर्क। तो ये आपका वर्क दिखाता है और ये दिखाता है आपका टाइटल और पेज नंबर फॉर अ गिवन वर्क। फिर आता है et.al. इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर रेफर किया जाता है वो नंबर ऑफ पर्सन्स। यहाँ पर मान लीजिए मैं कोई सेकेंडरी डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ कि एनिमल्स जो है, एनिमल्स कम होते हैं जब आपका जंगल काट दिया जा रहा है। तो मान लीजिए इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए मैंने लिख दिया नीचे at.al। इसका मतलब क्या होता है कि बाकी बहुत सारे ऐसे भी ऑथर्स हैं जिन्होंने यही सेम टॉपिक को लिखा है। इसके नीचे मैं लिंक दे सकता हूँ et.al के नीचे कि बाकी ऑथर्स के बारे में जिन्होंने ये सेम चीज प्रूव किया कि एनिमल्स कम तब होते हैं जब आपका जो जंगल है वहाँ जंगल को काट दिया जाता है। तो ये है आपका et.al। फिर हम लोग आएंगे शोधगंगा में। अब शोधगंगा बनाने की जरूरत क्यों पड़ी थी, रिसर्च जब किया जाता है आपने देखा रिसर्च जो होता है वो आपका काफी एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। तो बहुत जन क्या करते थे, रिसर्च के लॉन्ग प्रोसेस से बचने के लिए दूसरे जो रिसर्चर होते थे जिन्होंने मेहनत से अपना काम किया है और मेहनत से पूरा रिसर्च को फाइंड आउट किया, वो अपने नाम से चला देते थे और उनके नाम से वो रिसर्च को पब्लिश किया जाता था और दूसरे का नाम होता था। तो इस चीज को रोकने के लिए, ताकि रिसर्च पे आपका जो एथिक्स को अप्लाई किया जा सके, इसके लिए बनाया गया था शोधगंगा। तो शोधगंगा किसने बनाया था, तो शोधगंगा जो है वो यूजीसी का आइडिया था और यूजीसी के अंडर है आपका इन्फ्लीबेनेट। इन्फ्लीबेनेट का फुल फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। तो यहाँ पर आप दे सकते हैं INF इंफॉर्मेशन, LIB लाइब्रेरी और लास्ट में नेटवर्क का नेट।
तो इन्फ्लीबिनेट से बनाया गया था इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। इसका काम क्या है, जितने भी थीसिस है और डिसर्टेशन है वो सब कलेक्ट करता है और वो अपने पास रखता है। इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिसर्टेशन। तो थीसिस किस लिए है, वो है हम लोग के डॉक्टरेट के लिए, और डिसर्टेशन किस लिए है, डिसर्टेशन है हम लोग के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। तो जितने भी हमारे थीसिस और डिसर्टेशन लिखे हुए होते हैं वो सब आपका रहता है शोध गंगा में। जितना भी थीसिस और डिसर्टेशन पब्लिश किया गया सब कुछ रहता है। अब मान लीजिए आपके कश्मीर में कोई बंदा ने रिसर्च किया, तो उस बंदे का जो रिसर्च है वो शोध गंगा में जाएगा, और उसके बाद अगर कोई किसी भी इंडिया के किसी भी कोने में उस टॉपिक को अगर कवर करना चाहेगा या फिर उस टॉपिक को कॉपी करना चाहेगा, तो जो रिसर्चर है, जो आपके टीचर रहेंगे, वो देख सकते हैं शोध गंगा में कि पहले से वो टॉपिक था कि नहीं, और अगर वो टॉपिक पहले से था तो उस टॉपिक पे ऊपर आप रिसर्च नहीं कर सकते। तो यही काम है आपका शोध गंगा का। फिर आते शोध गंगोत्री। शोध गंगा जैसे आपका रिसर्च सेव करता है, ये हम लोग के टॉपिक या फिर जो हाइपोथेसिस हम लोग क्रिएट करते हैं उसको सेव करता है, क्योंकि एक ही हाइपोथेसिस पे अगर बहुत जन करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो ये भी आपके यूजीसी से ही बनाया हुआ है, ये भी मेंटेन करता है इंफॉर्मेशन एट लाइब्रेरी नेटवर्क। तो ये प्रोटेक्ट करता है ऑनगोइंग थीसिस और डिसर्टेशंस को। जो ऑनगोइंग थीसिस है, मतलब जो थीसिस और डिसर्टेशन अभी लिखा जा रहा है, कोई पब्लिश नहीं हुआ, उनको बचाता है आपका शोध गंगोत्री। सारे जो थीसिस और डिसर्टेशन है वो सब आपके नेट पे जाते हैं और ये अवेलेबल होता है सबके लिए। मान लीजिए जैसा मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि जंगल काटने से एनिमल्स जो है वो कम हो जाता है। आप लोग एक काम कीजिएगा, मुझे इस कमेंट्स में बता दीजिएगा कि सेम एग्जाम्पल मैं बार बार देता हूँ, एग्जाम्पल को लिख के बार बार दिखाता हूँ आपको, इससे आपको टाइम वेस्ट लगता है कि नहीं लगता है। अगर ऐसा है तो मैं ये लिखना छोड़ दूंगा। तो टॉपिक पे वापस आता है, तो जंगल काटने से एनिमल कम होता है। मान लीजिए कश्मीर में कोई बंदा है, उसने इस टॉपिक को लिखा है, इस पे रिसर्च कर रहा है। तो मान लीजिए कन्याकुमारी में दूसरा कोई बंदा है, कन्याकुमारी में दूसरा कोई बंदा है, और उसने भी इसी सेम टॉपिक को कॉपी कर लिया, या फिर उसको पता नहीं है लेकिन उसने इस सेम टॉपिक पे रिसर्च करना चाहता है। तो फिर उसके जो रिसर्चर रहेंगे, जो उसके टीचर रहेंगे, वो पहले तो आपके शोध गंगा में जाएंगे और शोध गंगा में चेक करेंगे कि ये इस टॉपिक पे किसी ने रिसर्च किया कि नहीं किया। मान लीजिए उन्हें मिला कि इस टॉपिक पे किसी ने रिसर्च नहीं किया, तो ये सही हो गया। उसके बाद वो शोध गंगोत्री में जाएंगे और वहां पर उनको पता चल जाएगा कि कश्मीर में कोई स्टूडेंट है जो सेम टॉपिक पे आपका रिसर्च कर रहा है। तो वहां पर वो इनका टॉपिक जो है, इनका टॉपिक रोक देंगे और उनको बोलेंगे किसी और टॉपिक पे रिसर्च करने के लिए। तो ये है आपका शोध गंगा और शोध गंगोत्री का यूज। इससे याद कैसे रखना है, जैसा कि आपको पता ही है, गंगा माँ का जो उद्गम स्थल है या फिर जहाँ से गंगा माँ स्टार्ट हुई है वो है आपका गंगोत्री। तो स्टार्ट जहाँ से होता है आपका रिसर्च, उसे क्या कहा जाता है, शोध गंगोत्री। और जहाँ पर कंप्लीट होता है उसे कहा क्या क्या कहते हैं हम लोग, शोध गंगा। इससे आप लोग याद रख सकते हैं। फिर टॉपिक पे आते हैं रिसर्च एथिक्स। रिसर्च एथिक्स मतलब यही होता है कि हम लोग सही तरीके से रिसर्च करें, किसी और रिसर्चर का जो मटेरियल है उसे कॉपी ना करें, अपने में कोई बायस ना रखे, और डाटा कलेक्शन में कोई घोटाला ना करे, या फिर जो डाटा कलेक्शन है वो रैंडमली और सही तरीके से करें। और जो अगर हम लोग किसी के इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे, किसी से सेकेंडरी डाटा कलेक्ट कर रहे और वो अपनी रिसर्च में इंक्लूड कर रहे, तो हमेशा उसको प्रॉपर क्रेडिट्स देना चाहिए। प्रॉपर क्रेडिट्स मतलब सही तरीके से उनका नाम और वहाँ से क्या क्या हम लोग ने लिखा अपने रिसर्च के टॉपिक में, ये सब हम लोग को देना चाहिए। तो इसी को कहा जाता है आपका रिसर्च एथिक्स। तो चलिए फिर से एक बार इसको पूरा रिवाइज करते हैं।
तो रिसर्च में हम लोग ने पहले सब पढ़ लिया था, अब बचा हुआ था रिसर्च रिपोर्ट कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखना है आपका टाइटल पेज, फिर लिखना है आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स, लिस्ट ऑफ टेबल, लिस्ट ऑफ फिगर्स, एक्नॉलेजमेंट। फिर यहाँ से आपका मेन रिसर्च जो है वो स्टार्ट होता है। रिसर्च के बारे में लिखना है, उसमें लिखते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, रिसर्च डिजाइन, डाटा एनालिसिस, समरी, रिकमेंडेशन। ये रिकमेंडेशन पार्ट जो है ये आपके कंपनीज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज रहती है, उनमें भी आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक डिपार्टमेंट रहता है। तो उनका काम यही होता है कि कोई भी अगर प्रॉब्लम होगा तो उसके बारे में रिसर्च करना है और सही रिकमेंडेशन जो है वो प्रोवाइड करना है। अगर कोई रिसर्च किया जाएगा किसी कंपनी के लिए, तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है? तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है रिकमेंडेशन। फिर आता है सजेशन फॉर फर्दर रिसर्च, और आखिर में आपका लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस। अब देखेंगे थीसिस और आपके डिसर्टेशन के बीच में डिफरेंस। तो अगर थीसिस तरफ लिख दीजिए थीसिस, और दूसरे तरफ है आपका रिसर्च। तो थीसिस और डिसर्टेशन में क्या है? थीसिस क्यों किया जाता है? ये फॉर डॉक्टरेट। डिसर्टेशन क्यों किया जाता है? ये किया जाता है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। थीसिस में आपका दोनों डाटा यूज किया जाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। डिसर्टेशन में सिर्फ आपका सेकेंडरी डाटा को यूज किया जाता है। थीसिस जो होता है ये काफी एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, वहीं पे आपका डिसर्टेशन शॉर्ट प्रोसेस होता है। यहाँ पर आपको टॉपिक के बारे में इन डेप्थ नॉलेज रखना पड़ता है। डेप्थ नॉलेज रखना पड़ता है। डिसर्टेशन में क्या होता है? आपको एक ओवरऑल नॉलेज थीसिस पे अगर आए तो थीसिस पे, हाँ, थीसिस में हम लोग को मिलता है न्यू नॉलेज। और यहाँ पर डिसर्टेशन में नो न्यू। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन थीसिस एंड डिसर्टेशन। थीसिस और डिसर्टेशन का और एक चीज है, ये नियम सिर्फ इंडिया और यूरोप के लिए है। इंडिया और यूरोप में ये नियम माना जाता है। इंडिया और यूरोप में ये नियम माना जाता है थीसिस और डिसर्टेशन का। और अगर हम लोग यूएसए की बात करें तो यूएसए में ठीक इसका उल्टा हो जाता है। मतलब डिसर्टेशन हो जाता है आपके डॉक्टरेट के लिए और थीसिस हो जाता है आपके पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। इस चीज़ को आपको याद नहीं रखना है, बस ऐसे किताब में दिया हुआ था तो एक बार मैंने ये चीज़ बता दिया। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ फुटनोट्स पे। टाइप्स ऑफ फुटनोट्स की अगर बात करें तो पहला फुटनोट है आपका ईबिट, जहाँ पे आपके सेम ऑथर और सेम बुक से आपका लिया जाता है नोट्स। फिर आता है OP.CIT, जहाँ पर सेम ऑथर रहता है पर किताब आपका अलग रहता है। फिर रहता है आपका LOC.CIT, जहाँ पर आपका टाइटल और
रेफर टू द टाइटल एंड पेज नंबर फॉर अ गिवन वर्क। फिर रहता है आपका et.al. वहाँ पर रेफर किया जाता है अपने आपके खुद के काम के साथ दूसरे जितने लोग हैं ऑथर्स हैं जो आपके काम को सपोर्ट करते हैं उनका रेफर किया जाता है। फिर हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, पहला है शोधगंगा और शोध गंगोत्री। दोनों का आपको बनाया है इन्फ्लीबेट ने। इन्फ्लीबेट को किसने बनाया? तो बनाया इसके यूजीसी ने। इन्फ्लीबेट का फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। तो इसका दो प्रकार है, एक है आपका शोध गंगा और दूसरा आपका शोध गंगोत्री। तो गंगोत्री का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पर जो थीसिस और डिसर्टेशन लिखा जा रहा है जो अभी तक पब्लिश नहीं हुआ वो सब आपके नेट में अवेलेबल रहता है। और शोध गंगा में क्या होता है? जो आपके कंप्लीट हो चुका है डिसर्टेशन और थीसिस वो सब आपका अवेलेबल किया जाता है। फिर आएंगे हम लोग रिसर्च एथिक्स पे। रिसर्च एथिक्स में हम लोग ये देखते हैं कि रिसर्च करने टाइम हम लोग को क्या क्या सही चीज़ें प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे किसी और के रिसर्च से कॉपी नहीं करना चाहिए। हम लोग जब अपना कोई रिसर्च करेंगे उसमें हम लोग का खुद का बायस नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी चीज़ को फेवर नहीं करना चाहिए, फेवर या फिर अनफेवर और पर्सनल ओपिनियन नहीं रखना चाहिए। जो भी हम लोग रिसर्च करेंगे उसमें जो सैंपल सिलेक्ट करेंगे हमेशा रैंडमली सिलेक्ट करना चाहिए। और जो हम लोग दूसरे के वर्क से इंस्पायर हो रहे हैं और दूसरे के वर्क को अपने रिसर्च में इंक्लूड कर रहे हैं उनको हमेशा प्रॉपर क्रेडिट्स देना चाहिए। तो आज का क्वेश्चन देख लेंगे। विच वन ऑफ दिस फुटनोट्स imply the opinion of multiple authors? ऑप्शन ए है ईबिड, ऑप्शन बी opid.cit, ऑप्शन सी है loc.cit, ऑप्शन डी है et.al। इनमें से कौन सा फुटनोट ये दिखाता है कि हम बहुत सारे ऑथर्स की बात से सहमत है? ऑप्शन ए है ईबिड, ऑप्शन बी है op.cit, ऑप्शन सी है loc.cit, ऑप्शन डी है et.al। इसका आंसर जो है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।